हर हर महादेव। आइए हम लोग देखते हैं सती प्रथा एक्ट के बारे में। ये कब लागू हुआ था? तो सती प्रथा 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ था। इसको कहते हैं बंगाल सती विनियमन नियम 17 के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारतीय समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन दोनों ने मिल करके सती प्रथा को क्या किया? बंद करवाया और इस नियम को लागू करवाया। ठीक है। इस नियम ने हजारों विधवाओं को जबरदस्ती या सामाजिक दबाव में अपने प्राण त्यागने से बचाया। देखिए, ये जो नियम था इसमें क्या किया कि 1000 विधवाओं को जबरदस्ती या सामाजिक दबाव में जो प्राण दे देती थी, मतलब उनको ले जा करके चिता पर बैठा दिया जाता था सती प्रथा के तहत। इसने महिलाओं को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान किया। देखिए, महिला को जो जीवन का मौलिक अधिकार था, अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका इच्छा नहीं है कि हम अपने पति के साथ सती हो, तो उसके मौलिक अधिकार को क्या किया? जीवन प्रदान दिया। ठीक है। और 1829 का कानून न केवल एक कानूनी प्रतिबंध था, बल्कि भारतीय समाज में भी एक व्यापक और क्या कहते हैं, और भारतीय समाज में भी क्या किया? एक पत्थर की मील साबित हुआ है। तो हम लोग सती प्रथा के बारे में कितना कुछ जाने, आइए एक बार रिकॉल करते हैं। रिकॉल में देखिए, 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ और बंगाल सती नियमन भाग नियम 17 के तहत इसको लागू किया गया। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। ठीक। इसके संदर्भ में क्या कहता है दिखते हैं नीचे। तो इस कानून ने 1000 विधवाओं को जबरदस्ती या सामाजिक दबाव में अपने प्राण त्यागने से बचाया। इसने महिलाओं को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान किया। और 1829 का कानून न केवल एक कानूनी प्रथा था, बल्कि भारतीय समाज में क्या था? एक पत्थर का मील साबित हुआ। सती प्रथा के बाद हम देखते हैं सती निषेध अधिनियम। ठीक है, सती निषेध अधिनियम 1988 को। तो सती प्रथा 1829 को हुआ था। और सती निषेध अधिनियम मतलब इसमें क्या हुआ था कि संशोधन किया गया था। ठीक है। अधिनियम 1987 में राजस्थान में एक रूप कंवर के सती के मामले के बाद सामाजिक दबाव और आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप लाया गया था। देखिए, राजस्थान में एक रूप कंवर थी, उसको सती कर दिया गया था। उसी के मामले में सामाजिक दबाव और आवश्यकता के परिणाम स्वरूप लाया गया था। कब? अधिनियम 1987 के तहत। इसको 88 में लागू किया गया। ठीक है। सती निषेध अधिनियम। सती करने का प्रयास करने वालों को 6 मास तक का कारावास का इसमें प्रावधान किया गया और साथ में जुर्माना भी। ठीक है। देखिए, सती निषेध अधिनियम हम लोग देते हैं कि निषेध अधिनियम 1987 ने सती की बर्बर प्रथा को हत्या के समान अपराध घोषित किया है। यानी कि किसी की हत्या जिस तरह से किया जाता है, उस तरीका से इसको क्या किया? अपराध घोषित कर दिया। और उसके महिमा मंडन को अपराधीकृत बनाकर भारतीय समाज में महिलाओं को जीवन और गरिमा की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया गया। तो कहने का मतलब है कि सती प्रथा जो था, तो उसको हत्या के समान अपराध घोषित किया गया। और इसके महिमा मंडन को, यानी कि जो इसके कृतियों में लागू होते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं कि नहीं इसको सती होना ही है, धार्मिक दबाव डालते हैं, सामाजिक दबाव डालते हैं, इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं उनको आपराधिक घोषित किया गया। और भारतीय समाज में महिला को जीवन और गरिमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया। ठीक है। आइए और देखते हैं। सती का महिमा मंडन करने पर 1 से 7 वर्ष तक का कारावास, देखिए 1 से 7 साल तक इसका क्या है? सजा है। और 5000 से लेकर 30,000 तक जुर्माना है। ठीक है। तो सती निषेध अधिनियम कब हुआ था? 1988 में। ठीक है। और चालू कब हुआ था? 1987 में। ठीक है।
चालू हुआ 1987 में और लागू हुआ कब? 1988 में, ठीक है। और सती प्रथा कहेगा 1829 में। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि सती का महिमा मंडन करने पर 1 से 7 वर्ष तक का कारावास होगा और 5,000 से लेकर 30,000 तक का जुर्माना लागू हो गया। आइए नेक्स्ट एक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं तो क्या। चलिए देखते हैं, शारदा अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम, ये दोनों का एक ही नाम है। शारदा अधिनियम भी कहते हैं या बाल विवाह अधिनियम भी कहते हैं। तो ये लागू कब हुआ? 1929 में। तो 1829 में सती प्रथा हुआ और सती प्रथा के 100 साल बाद ये 1929 में बाल विवाह अधिनियम या शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम इसको कहते हैं लागू किया गया, ठीक है। कब? तो बाल विवाह शारदा अधिनियम 1929 में, ठीक है। सती प्रथा के जस्ट 100 साल बाद, जोड़ के देख लीजिए। अजमेर के सामाजिक सुधारक, अजमेर के जो सामाजिक सुधारक थे राय साहब हरविलास, राय साहब हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। देखिए 1929 में इसके तहत कार्य किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 1930 को ही लागू हुआ। 1978 का संशोधन, देखिए 1929 में ये चालू हुआ था और 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। 1978 का संशोधन कर रहे हैं, यानी कि आगे भी चल करके इसमें संशोधन किया गया। किसमें? बाल विवाह और शारदा एक्ट में। 1978 का संशोधन, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये कब किया गया था? 1978 में। लेकिन शारदा एक्ट बोलेगा, ठीक है, शारदा एक्ट ये कब लागू हुआ था? 1929 में। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा। और एक डेट अगर पूछता है तो 1 अप्रैल कितना? 1930 को लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। चलिए आगे देखते हैं, 2006 का अधिनियम, 1978 का 2006 का अधिनियम, शारदा अधिनियम को समाप्त करके इसके स्थान पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया, जिसने बाल विवाह को शून्यकरण बनाने और दंड को अधिक कठोर करने का बेहतर प्रावधान किया गया है। देखिए शारदा एक्ट, बाल विवाह अधिनियम, ये दोनों को 1929 में इसके रोकथाम करने के लिए कार्य किया गया। लेकिन 1978 में एक संशोधन हुआ जिसमें लड़का की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया शादी के लिए और लड़की का आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके लिए? शादी के लिए, ठीक है। और 2006 में शारदा एक्ट को ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर लाया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कब लाया गया? 2006 में। और बाल विवाह को शून्यकरण, मतलब कि शून्य के बराबर, यानी कि कहीं नहीं हो, बनाया गया और दंड को अधिक कठोर बनाया गया, कोई बाल विवाह ना करे। आइए देखते हैं जातिगत अयोग्यता निवारण अधिनियम, जातिगत अयोग्यता निवारण अधिनियम 1850। मुख्य उद्देश्य क्या था? रूढ़िवादी हिंदू कानूनों के उन प्रावधानों को समाप्त करना था जिसके तहत धर्म या जाति परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया। देखिए जातिगत अयोग्यता निवारण अधिनियम क्या है? तो इसमें कह रहा है कि हिंदू कानूनों के उन प्रावधानों को समाप्त करना था जिनके तहत धर्म या जाति परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित। कहने का मतलब है कि जिसको पिता के पैतृक संपत्ति है ना, तो बच्चे को नहीं मिलेगा, उसको वंचित कर दिया गया था। तो इसी के तहत जातिगत अयोग्यता निवारण 1850 अधिनियम लाया गया था। देखिए क्या कर रहा है कि
किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म परिवर्तन या जाति से बहिष्कृत होने के कारण उसके संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से कम किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है या उसको जाति से भगा दिया जाता है तो उसका पैतृक संपत्ति तो मिलना चाहिए, न मिलने का सवाल न होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि उसके संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से कम किया जाएगा। यानी कि जो पिता के संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसको तो मिलना ही है। इसी के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जातिगत अयोग्यता अधिनियम। कब? 1850। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कर। जातिगत देख लिए ना, अब देखते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अयोग्यता निवारण अधिनियम 1928। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारण अधिनियम। जातिगत हम लोग देख लिए कि पिता के पैतृक संपत्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। और हिंदू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारण अधिनियम देखते हैं 1928 में। 1956 का अधिनियम ने 1928 के कानून के अपवाद को भी हटा दिया और उत्तराधिकारी के मामले में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर होने वाले सभी प्रकार के मतभेदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि 1928 में जो कानून बना है हिंदू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारण अधिनियम, तो 1956 के अधिनियम के तहत इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किस आधार पर? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत कार्य क्या था कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के मानवीय दशा पर नहीं बल्कि उसके जन्म और वैधानिक संबंधों पर आधारित होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हिंदू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारण अधिनियम 1928 में जो नियम लाया गया था, तो उसको हम लोग किस मामले में देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की मानवीय दशा पर नहीं, यानी कि मैंने अगर उसका दशा पागल हो गया हो, रोगी हो गया हो, उस दशा पर नहीं बल्कि उसके जन्म और वैधानिक संबंध पर आधारित है। कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चा जन्म ले लिया जिसके घर में अगर वो पागल हो जाता है या उसे किसी भी तरह का गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके आधार पर उसके संपत्ति से हम लोग वंचित उसको नहीं कर सकते हैं, उसको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को कह रहा है 1928। लेकिन 1956 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1956 का अधिनियम 1928 के कानून के अपवाद को भी हटा दिया और उत्तराधिकारी के मामले में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर होने वाली सभी प्रकार के मतभेदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी कहने मतलब है कि कुछ मतभेद था। जैसे 1928 का जो नियम आया था कि हिंदू उत्तराधिकार अयोग्यता निवारण अधिनियम 1928 आया था, तो उसमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, क्योंकि देखिए जो भी नियम लागू होता है ना अचानक से खत्म नहीं होता है, उसको धीरे धीरे खत्म किया जाता है। तो 1956 का अधिनियम जो आया है उसमें इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को मानवीय दशा के अंतर्गत होने वाले जितने भी मतभेद हैं उसको नहीं किया जाए। ठीक है, जो इसका जितना अधिकार है उसको दिया जाए। आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं भारतीय तलाक पर। भारतीय तलाक 1869। ठीक, 1869 भारतीय तलाक कब हुआ है? 1869। यह अधिनियम भारत में ईसाई दंपतियों के लिए, यानी कि जो ईसाई दंपति है उन लोगों के लिए वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारतीय तलाक जो है ना 1869 में लागू हुआ था। इसको क्या किया है कि भारत में ईसाई दंपतियों के लिए वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह नियम विवाह को समाप्त करने यानी कि तलाक, न्यायिक पृथकीकरण यानी कानूनी रूप से अलग होना, विवाह की शून्यता और वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। कहने का मतलब कि भारतीय तलाक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है
यह नियम विवाह को समाप्त करने यानी कि तलाक, न्यायिक पृथक्करण, विवाह की शून्यता और वैवाहिक अधिकारों के बहाली से संबंधित है। तो हम लोग भारतीय तलाक कब देखते हैं? 1869। ठीक, 1869 में भारतीय तलाक जो ईसाई दंपतियों के वैवाहिक संबंध से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1870। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1870 बहुत ही यह गंभीर मामला है। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग द्वारा 18 मार्च 1870 को पारित किया गया था। देखिए बहुत पुरानी बात है। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग द्वारा 18 मार्च 1870 को पारित किया गया था। किसको? कन्या भ्रूण हत्या निषेध यानी कि नहीं हो। ठीक है। वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून गर्भधारण पूर्व और नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड करके ना लोग देखता है, उसी के बारे में बोल रहा है कि लिंग चयन प्रतिषेध। ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध यानी कि अल्ट्रासाउंड अधिनियम 1994 है। तकनीक यानी कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके जन्म से पहले भ्रूण का लिंग निषेध किया गया, कि माने आप उसको जांच पड़ताल करके उसको मार नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते थे कि पता करके उसको मार देते या दवा ववा खा लेते थे या उसका रक्तपात करा लेते थे। ठीक है। भारतीय ईसाई विवाह 1872। ठीक है। भारतीय ईसाई विवाह 1872। हम लोग देखते हैं भारतीय तलाक 1870। ठीक, तो भारतीय ईसाई विवाह 1872 में देखते हैं ईसाई विवाह को समाप्त करने यानी कि तलाक से संबंधित भारतीय कानून जो है भारतीय तलाक अधिनियम 1969 द्वारा शासित न होता, न कि 1872 के अधिनियम द्वारा। देखिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं क्या कर रहा है कि भारतीय तलाक अधिनियम 1869 द्वारा शासित होता है। जो कानून का प्रावधान है ना 1869 के द्वारा शासित होता है यानी कि लागू होता है। अगर कोई भी ईसाई विवाह है उसको अलग रहना है यानी कि तलाक लेना है तो उसके लिए जो अधिनियम है 1869 ही लगेगा, न कि 1872। ठीक है। बहुत लंबा लाइन खींचा गया। ईसाई दंपतियों के विवाह की प्रक्रिया को कानूनी रूप से विनियमित करता है। जो 1872 है ना ये करता है। ठीक है। ये क्या करता है कि ईसाई दंपति के विवाह की प्रक्रिया को कानूनी रूप से विनियमित करता है यानी कि प्रदान करता है। उसका सर्टिफिकेट समझे एक तरह के सर्टिफिकेट देता है। ठीक है। तो भारतीय तलाक अधिनियम 1869 उनके तलाक के कानूनी अधिकारों को नियंत्रित करता है। अगर तलाक के बारे में पूछेगा तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे? 1869 के तहत। लेकिन अगर ईसाई विवाह के बारे में पूछेगा जिसको कानूनी रूप से मान्यता मिलता है, ठीक है, तो 1872। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम देखते हैं सहमति का याऊ 1891। सहमति से आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? सहमति का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की रजामंदी। ठीक है। तो इसी के बारे में अधिनियम है सहमति की आयु अधिनियम। देखिए यह अधिनियम 19 मार्च 1891 को, ठीक, कब हुआ है? 19 मार्च 1891 को ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया। देखिए 18 मार्च को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। हम लोग एक पढ़े थे ना 18 मार्च, कब? 1870 था।
ध्यान नहीं, भूल गए, छोड़िए छोड़िए, हम लोग इसी को देखते हैं। सहमति का आयोग 1891, यह अधिनियम 19 मार्च 1891 को ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने यौन संबंध के लिए न्यूनतम कानूनी आयु को क्या किया, बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 12 वर्ष कर दिया। और इसने भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद के बीच जटिल बहस को जन्म दिया। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यौन संबंध के लिए न्यूनतम कानूनी आयु को 12 वर्ष कर दिया बढ़ाकर, ठीक है। और जब 12 वर्ष कर दिया तो भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद के बीच की जटिल बहस को जन्म दिया। कहने का मतलब है कि दरिंदगी इस तरह थी कि लोग 12 वर्ष से पहले ही यौन संबंध बना लेते थे या यौन शोषण करते थे, उसको हम लोग यौन शोषण कहते हैं आज की डेट में, ठीक। तो 12 वर्ष से पहले जो किया गया ये घिनौना कृत है, उसी को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 12। हाँ देखिए याद है, कन्या भ्रूण हत्या निषेध वही हुआ था 18 मार्च को, और सहमति का हुआ है 19 मार्च को, और दोनों को ब्रिटिश इंडिया के काउंसिलिंग द्वारा ही पारित किया गया है। तब कन्या भ्रूण हत्या 1870 था, ठीक है। और कन्या बोल रहे हैं, सहमति के 1891 है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सहमति का आयु का मामला आया का है। जो सहमति का आयु था अधिनियम 1891 वाला, ये मामला आया क्यों, तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि फुलमोनी दासी का मामला 1800 कब हुआ था। फुलमोनी दासी का मामला 1889 में हुआ था। 10 वर्षीय विवाहित लड़की फूलन मोनी दासी की अपने 35 वर्षीय पति द्वारा जबरन सहवास के कारण हुई मृत्यु इस कानून का प्रमुख उत्प्रेरक बनी। ब्रिटिश अधिकारियों को हस्तक्षेप करने के लिए, ठीक है। देखिए एक लड़की होती है 10 वर्ष की, इसका नाम होता है फुलमोनी दासी, इसका पति होता है 35 वर्ष का, ठीक है। और जबरन उसके साथ संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो जाती है, कब, 1889 में, ठीक है। 1889 में तो मृत्यु होने के बाद ही जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना, इसमें हस्तक्षेप करने लगे कि नहीं ये गलत बात है, कोई 35 वर्ष का व्यक्ति 10 वर्षीय महिला के साथ ऐसा कुछ ना करेगा। तो इसीलिए हम लोग देखे हैं कि सहमति का आयु जो 1891 का अधिनियम है, जो 19 मार्च 1891 को लागू हुआ था ब्रिटिश काउंसिलिंग द्वारा, तो उसमें 10 वर्ष से बढ़ाकर के 12 वर्ष कर दिया गया है। 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। साथ में इसमें कौन कौन भागीदारी लेते हैं, तो इसमें जो भागीदारी लेते हैं तब प्रसिद्ध फारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मलबारी, देखिए बहराम एम मलबारी जी है, ठीक है। बाल विवाह और अल्प आयु में सहवास के विरुद्ध पुरजोर अभियान चलाया था, ठीक है। पुरजोर अभियान चलाया था कौन, तब बहराम जी एम मलबारी प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह और अल्प आयु में होने वाले संबंधों को पुरजोर विरोध किया था कि ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक। एक तरह के शोषण था। तो इसको कौन अभियान चलाया, तो ये थे बहराम एम मलबारी, जो कि एक पारसी समाज सुधारक थे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में और बाल गंगाधर तिलक ने भी इस चीज को विरोध किया। यानी कि ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने भी अल्प आयु और बाल विवाह इत्यादि जो शोषित कार्य था उसके बारे में इन्होंने अपना विरोध
किया और लोगों को जागरूक किया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, अभियान चलाया। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी ऐसे कार्यों में अपना कदम आगे रखे और पुरजोर मेहनत किए इस अभियान को चलाने के लिए। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, तो प्रसिद्ध फारसी समाज सुधारक बैरामजी एम मलबारी हो गए, ठीक। बाल विवाह और अल्पायु में सहवास के विरुद्ध अभियान चलाए थे, जिसका परिणाम था कि राजा राममोहन राय ने भी ब्रह्म समाज में बाल विवाह और अल्पायु और जो शोषित कार्य थे उसको रोकने के काम किए। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी, कौन, बाल गंगाधर तिलक, ना चली गया कलम, चलने लगा। चलिए आगे देखते हैं बढ़िया से पूरा। तो सहमति का योग कब हुआ था? 1891 में। कब? 1891 में, ठीक है। 1891 में 19 मार्च 1891 में ब्रिटिश भारत के काउंसिल द्वारा यौन संबंध के लिए न्यूनतम आयु कितना कर दिया था? 12 वर्ष, जो कि भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद के बीच एक जटिल बहस का जन्म दिया, ठीक है। और ये कब हुआ? जब फुलमोनी दासी का मामला 1889 में 10 वर्षीय विवादित लड़की फुलमोनी दासी के मृत्यु के बाद हो गई उसके 35 वर्षीय पति के जबरन सहवास के कारण, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदू शिक्षण लाभ 1970 क्या कह रहा है। तो हिंदू शिक्षण लाभ 1930, हिंदू शिक्षण लाभ 1930 कब है? 1930 है हिंदू शिक्षण लाभ अधिनियम। उद्देश्य किसी हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य द्वारा अपनी शिक्षा या विद्या के माध्यम में अर्जित संपत्ति पर उसके अधिकारों के संबंध में एक स्पष्ट और समान नियम स्थापित करना था। कहने का मतलब कि हिंदू शिक्षण लाभ 1930 किसी हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य द्वारा अपनी शिक्षा या विद्या के माध्यम से अर्जित संपत्ति पर उसके अधिकारों के संबंध में एक स्पष्ट और समान नियम स्थापित करना। कहने का मतलब है कि जो आप पढ़ कर लिख के अपने विद्या से ग्रहण किए हुए धन अर्जित करते हैं उसके संबंध में बोल रहा है कि समान नियम स्थापित, यानी कि बराबर, ठीक है। यानी कि सबके लिए बराबर आप धन कमा के अपने पास रख सकते हैं, ये आपका अपनी संपत्ति है। इस तरह का अधिकार को ये हिंदू शिक्षण लाभ एक्ट 1930 लागू किया गया है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि किसी भी हिंदू को अपनी शिक्षा से होने वाले लाभ को केवल उसकी निजी संपत्ति माना जाए, ना कि संयुक्त परिवार की संपत्ति। कहने का मतलब एक संयुक्त फैमिली है और कोई व्यक्ति अकेले कमा रहा है तो वो उसका हक है कि वो संपत्ति में अपना संयुक्त फैमिली परिवार को कितना दे या ना दे, ये उसका मामला है, उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसमें से वो दे या ना दे। तो इसी के बारे में कह रहा है 1930 का एक्ट। इस एक्ट को हम कहते हैं हिंदू विद्या धन अधिनियम 1930, ठीक है। दूसरी भाषा में हिंदू शिक्षण लाभ भी कहते हैं और हिंदू विद्या धन अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल का नाम है हिंदू विद्या धन अधिनियम 1930, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने बल बुद्धि विद्या पर कोई धन अर्जित कर रहा है तो जबरन लोग क्या करते थे कि संयुक्त फैमिली में यानी कि मिलजुल के है तो लोग कहते थे कि नहीं इसी फैमिली में हो, मिल के हो तो हमको भी पैसा दो, मतलब सहयोग करो। इस तरह के कार्य होते थे जबरन। अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो जबरन अपना पैसा किसी को न दे, इसके विरुद्ध में कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत हिंदू विद्या धन अधिनियम 1930 के तहत या हिंदू शिक्षण लाभ 1930 के तहत, समझे। चलिए हम लोग देखते हैं पारसी विवाह और तलाक। पारसी विवाह और तलाक 1936 भारत में पारसी समुदाय के वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करने वाला विशेष कानून है, जिसमें विवाह की वैधता, उसके अनुष्ठान की प्रक्रिया और तलाक के आधार शामिल है। देखिए ये कह क्या रहा है
कि भारत में पारसी समुदाय के वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करने वाला विशिष्ट कानून है कौन? पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 और इसके अनुष्ठान प्रक्रिया और तलाक के आधार शामिल है। यानी कि कहने का मतलब कि पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, और जिसमें विवाह की वैधता, उसका अनुष्ठान, तलाक, ये सब प्रक्रिया शामिल है। चलिए, विशिष्ट रूप से पारसी मैट्रिमोनियल कोर्स की स्थापना, देखिए पारसी मैट्रिमोनियल कोर्स की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें एक न्यायाधीश और एक विशेष पारसी समुदाय की जूरी होते हैं। यह जूरी तलाक के मामले में सुनवाई में सहायता करता है, ठीक। एक जूरी का भी इसमें प्रावधान किया गया है और एक न्यायाधीश के, जो कि तलाक के मामलों में सुनवाई करता है, ठीक है। और ये किसके तहत करता है? तो ये करता है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। चलिए हम लोग देखते हैं मुस्लिम विवाह विवर्तन अधिनियम 1939। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी हथियार साबित हुआ, जिससे वे तलाक के बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक जैसी पति की मनमानी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अदालत के माध्यम से अपने विवाह को कानूनी रूप से प्रदान करते, यानी कि कानूनी रूप से अलग होने का एक नियम पारित करता है। और यही कह रहा है कि ट्रिपल तलाक जो था ना, तो पति की मनमानी शक्ति पर निर्भर पहले रहता था, जो कि अब भारत मुस्लिम विवाह विवर्तन 1939 के तहत ये पति के जबरन मनमानी शक्ति पर निर्भर ना रहेगा, ये अपने विवाह को कानूनी ढांचा देगा, ठीक है, कि कानून के माध्यम से हम अलग होंगे, तुम्हारे कहने से नहीं, ठीक है। और क्या है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें विवाह को समाप्त करने के लिए मालकी कानून के कुछ सिद्धांतों को अपनाने का कानूनी अधिकार देना था, जबकि वे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता था, ठीक है। तो मालकी कानून क्या है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें विवाह को समाप्त करने के लिए मालकी कानून के कुछ सिद्धांतों को अपनाने का कानूनी अधिकार देना था, जबकि पहले वे कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग हो जाते थे, यानी कि तलाक ले लेते थे। आइए नीचे क्या कर रहे हैं, मुस्लिम विवाह को न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए 9 विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो है ना 1939 का एक्ट है, ये मुस्लिम महिलाओं को न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेद यानी कि तलाक प्राप्त करने के लिए 9 विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो हम लोग इतना ही जानते हैं, ज़्यादा पर फोकस नहीं करना है। कह क्या रहा है कि मुस्लिम विवाह विवर्तन कब हुआ था लागू? तो ये हुआ था 1939 के। और कारण क्या था? कारण यही था जैसे कि पति की मनमानी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय जो 3 तलाक होता था ना, ये पति की मनमानी शक्ति पर निर्भर होता था, तो ये उसके शक्ति पर निर्भर ना हो करके ये अदालत पर निर्भर है। तो मुस्लिम विवाह विवर्तन 1939, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग मुस्लिम विवाह देख लिए ना, तलाक। अब हम लोग देखते हैं हिंदू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946। चलिए, हिंदू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 ये कब हुआ है? इधर तो भाग गया। किधर गया? यहाँ है। चलिए, हिंदू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम देखिए 23 अप्रैल 1946 को लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादी हिंदू समाज में महिलाओं को उनके विवाह के असफल होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
कहने का मतलब क्या है कि 23 अप्रैल 1946 को यह नियम लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादी हिंदू समाज में महिलाओं को उनके विवाह के असफल होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि कोई जबरदस्ती उसको छोड़ देता है, हटा देता है अपने घर से, तो जहाँ वो रह रही है उसको वित्तीय सुरक्षा देना चाहिए। यानी कि उसका भरण पोषण करने के लिए कुछ पैसे धन देना चाहिए। इसके बारे में यह अधिनियम 23 अप्रैल 1946 को लागू हुआ और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के धारा 29 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। देखिए, जो 1946 का अधिनियम था ना, तो बोल रहा है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के द्वारा 1956 की धारा 29 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसको हटा गया था। और 1956 में जो धारा 18 था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 द्वारा नियंत्रित किया जाता था। देखिए, सीधा सी बात क्या कर रहे हैं कि हिंदू महिला पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम 1946 लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? कि 23 अप्रैल 1946 को लागू हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रूढ़िवादी हिंदू समाज में महिलाओं को उनके विवाह के असफल होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सीधी सी बात है, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 23 अप्रैल 1946 को लागू हुआ था और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। और हिंदू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 इसका नाम है। ठीक है, जिसको कब निरस्त कर दिया गया था? इसको निरस्त कर दिया गया था 1956 में। देखिए, 1956 में बोल रहा है कि इसको क्या कर दिया गया था? धारा 29 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 1956 में धारा 18 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 द्वारा नियंत्रित भी फिर कर लिया गया है। यानी कि यहाँ से हटाकर वहाँ सेट कर दिया। चलिए, अब हम ले जाते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1956। भारत में नागरिकों को जाति, धर्म या आस्था की बाधाओं में से परे जाकर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष तरीके से विवाह करने और पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम है वो भारत के नागरिकों को जाति, धर्म या आस्था की बाधाओं से परे यानी कि हट करके पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तरीके से विवाह करने के और रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? विशेष विवाह अधिनियम 1956। समझे? और क्या कर रहा है कि पक्षकार एक दूसरे के साथ प्रतिशी संबंधों की सीमाओं के भीतर न हो, यानी कि भाई बहन और निकट संबंधित न हो, बाकी वो किसी से ब्याह कर सकते हैं। तब विशेष ब्याह अधिनियम 1956 क्या कर रहा है कि पक्षकार एक दूसरे के साथ, यानी कि जो दो लोग शादी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, प्रतिशी संबंधों की सीमाओं के भीतर ना हो, यानी कि जो कुछ सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत शादी विवाह नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वो ना हो, बाकी कहीं भी शादी विवाह करें उसका ये सपोर्ट करता है अधिनियम 1956। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1956, जिसमें बोल रहा है कि भाई बहन और निकट संबंधी न हो। ठीक है, और क्या कह रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 वह कानूनी ढांचा है जो भारतीय नागरिकों को धार्मिक सीमाओं से मुक्त होकर कानूनी रूप से मजबूत और धर्मनिरपेक्ष विवाह करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि कानूनी रूप से मजबूत और धर्मनिरपेक्ष विवाह करने की स्वतंत्रता जो देता है वही है हिंदू बोल रहे हैं विशेष विवाह 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, जो कि ऐसा कानूनी ढांचा है जो भारतीय नागरिकों को धार्मिक सीमाओं से मुक्त होकर के, यानी कि धर्म की सीमा कोई बाधा ना हो, यानी कि धार्मिक प्रोपगंडा में किसी को ना बांधा जाए कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो तो यहाँ शादी नहीं कर सकते, वहाँ शादी नहीं कर सकते। इससे आज़ादी जो दे रहा है उसी अधिनियम का नाम है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, चलिए नागरिक अधिकरण संरक्षण 1955 में देते हैं। ठीक है, नागरिक अधिकरण संरक्षण 1955 देते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसको हम लोग कहते हैं। देखिए, छुआछूत है ना, उसी को हम लोग अस्पृश्यता यानी कि अपराध कहते हैं। अस्पृश्यता यानी कि नागरिक अधिकरण संरक्षण
इसी को हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जो कि 1 जून 1955 को लागू हुआ था। अपराधों के लिए 1 माह से 6 माह तक कारावास और 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो सबसे तो सस्ता यही है जुर्माना 100 और 500। अपराध के लिए 1 माह से 6 माह तक कारावास और 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना, यानी कि दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी ऐसा देखा कि 1 माह से 6 माह तक कारावास और 100 से 500 रुपया तक का जुर्माना, तो ये नहीं सोचना कि एक होगा तो एक छूट जाएगा, कि पैसा देंगे तो जेल नहीं जाएंगे या जेल जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे, कभी कभी दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इस बात में नहीं रहना है। नागरिक अधिकरण संरक्षण 1955 के द्वारा हम पढ़ते हैं अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 कब लागू हुआ था? 1 जून 1955 के द्वारा। चलिए, इसमें और क्या कर रहा है कि दोबारा अपराध करने पर दंड और भी कठोर हो जाता है, जिसमें कम से कम 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास शामिल है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर दोबारा वही व्यक्ति वही चीज दोबारा अपराध करता है तो उसके लिए दंड कठोर और हो जाएगा, यानी कि दंड और बढ़ जाएगा और कठोर भी हो जाएगा। ठीक है, और जो कारावास है तो 6 माह से 1 वर्ष तक का हो जाएगा। यह अधिनियम भारत में सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। कहने का मतलब क्या है? यह जो अधिनियम है ये भारत में सामाजिक समानता है, यानी कि सामाजिक समानता जो है मैंने हर किसी को बराबर सम्मान मिले। ठीक है, किसी के साथ छुआछूत ना हो और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है, यानी कि हर किसी को एक नज़र से देखा जाए, इसी के बारे में ये बोल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। देखिए, तो अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955, जो कि छुआछूत अधिनियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, और नागरिक क्या लिखा था? नागरिक अधिरक्षण भूल गए, चलिए एक बार देख लेते हैं लिखा गया था। तो लिखा यही है, नागरिक अधिकरण संरक्षण। ठीक है, नागरिक अधिकरण संरक्षण 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी कहते हैं, 1 जून 1955 को लागू हुआ था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये क्या कर रहे हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हम लोग पढ़ते हैं। 1955 में हिंदू विवाह कानून को लैंगिक समानता की ओर सब गुबड़ गोर भाई डिस्टर्ब कर दिया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह कानून को लैंगिक समानता की ओर ले जाकर द्विविवाह विवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लाकर भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। हरिओम। देखिए 1955 में हिंदू विवाह कानून को लैंगिक समानता की ओर ले जाकर के, यानी कि लैंगिक समानता की ओर ले जाकर के द्विविवाह विवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आगे क्या बोल रहे हैं कि न्यायालय के पास विवाह विच्छेद के दौरान, यानी कि तलाक के दौरान, ठीक है, न्यायालय के पास विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के दौरान उसके बाद दोनों पक्षकारों को भरण पोषण यानी कि धारा 24 और धारा 25 और बच्चों की अभिरक्षा यानी कि धारा 26 के संबंध में आदेश देने की शक्ति है। ठीक है, न्यायालय के पास विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के दौरान उसके भरण पोषण धारा 24-25 और बच्चों को अभिरक्षा यानी कि बच्चे का भी भरण पोषण, उसकी रक्षा सुरक्षा देखभाल, ये किसके पास नहीं है? न्यायालय के पास। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध और संशोधित करने वाला एक मौलिक कानून है। कौन कौन है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। कौन है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अधिनियम को, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 से 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 2005 के संशोधन के साथ लागू हुआ था। ठीक है, भारत में संपत्ति कानून को लैंगिक और समानता की ओर ले जाने वाला सबसे प्रगतिशील और मौलिक कदम है। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, 1956 दिख रहा है, यहाँ है, लीजिए।
ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी कि 2005 के संशोधन के साथ में है भारत में संपत्ति कानून और लैंगिक न्याय और समानता की ओर ले जाने वाला सबसे प्रगतिशील और मौलिक कदम है। 2020 का निर्णय क्या कर रहा है? तो 2020 का निर्णय कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में ने एक ऐतिहासिक रूप से फैसला सुनाया कि बेटी जन्म से ही सामुदायिक होती है, इसलिए 2005 के संशोधन से पहले या बाद में बेटी के पिता की मृत्यु हुई हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि बेटी जन्म से ही सामुदायिक होती है, इसलिए 2005 के संशोधन से पहले या बाद में बेटी के पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेटी को धन मिलेगा। ठीक है। आवश्यकता क्या है? शर्त यह है कि बेटी और उसके पिता दोनों को 9 सितंबर 2005 को जीवित हो। ठीक है। यदि बेटी उस तारीख से पहले मर गई है तो उसके बच्चे इस अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि पिता और बेटी दोनों जिंदा होने चाहिए, इसी बारे में ये नियम बनाया गया था। ठीक है। और उसके बारे में बॉस के बारे में जो कोर्ट द्वारा आदेश मिलेगा उसको हम लोग भी पढ़ेंगे नीचे में। ठीक है, आइए पहले इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है कि शर्त यह है कि बेटी और उसके पिता दोनों 9 सितंबर 2005 को जीवित हो। यदि बेटी उस तारीख से पहले मर गई है तो उसके बच्चे इस अधिकार से दावा नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेटी दावा कर सकती है अपने पिता से संपत्ति लेने के लिए, लेकिन बेटी के अगर कोई बच्चा है तो दावा नहीं कर सकता है। कब? ये अगर लड़की 2005 से पहले मर गई है, तो 2005 से पहले मर गई है, अगर उसका बच्चा है तो संपत्ति के लिए कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अगर वो जीवित है एक दिन पहले भी तो दावा कर सकती है जो उसका बच्चा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये मामला आया क्यों, इस पर बहस हुआ क्यों। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1905 है, 56 है, 1956 है। ठीक है, कब है? 1956 और 2005 के संशोधन के साथ में है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बॉस के बारे में, जो बॉस हुआ था 2020 में। ठीक है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का मामला संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटी के सामुदायिक अधिकार किस तिथि से प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बेटी के संपत्ति मिलना चाहिए तो किस तिथि से प्राप्त होता है, इस बारे में 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा और राकेश शर्मा के द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटी को सामुदायिक अधिकार के लिए लड़ा गया था, बहस किया गया था। देखिए, सामुदायिक अधिकार प्राप्त करने के लिए 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित होना आवश्यक नहीं है। समझे? अगर पिता जीवित नहीं भी है और माँ उसकी जीवित है, ठीक है, अगर बेटी जीवित है तो वो दोनों क्या कर सकती है? अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। प्रकाश बनाम फूलवती 2006 के मामला 2016 के मामला सामुदायिक का अधिकार प्राप्त करने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना आवश्यक है। देखिए, 2020 में ये मामला हुआ है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। ये कब कहा गया है? 2020 में। लेकिन 2016 में कहा गया है कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक है। यानी कि 2020 में कहा गया कि नहीं होए, अगर नहीं भी जिंदा रहेगा तो मिलेगा, लेकिन 2016 में कहा गया है कि नहीं मिलेगा। कहा कब मिलेगा? पिता जीवित रहेगा तब मिलेगा। लेकिन अगर पिता मर जाता है तो भी लड़की को और उसकी माँ को क्या होता है? धन मिलना चाहिए। फिर मामला आया दनममा बनाम अमर। ठीक है, एक मामला 2018 में आया कि पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए
तो 2020 भी कह रहा है कि पिता का जिंदा होना आवश्यक नहीं है। 2018 भी कह रहा है कि पिता का जीवित होना नहीं है, लेकिन 2016 का कह रहा है कि पिता का जीवित होना आवश्यक है। तो इस तरह के केसेस चले हैं। और भारत में संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटियों के लिए पूर्ण सम्मान अधिकार को अंतिम रूप से स्थापित कर दिया। इस फैसले को लैंगिक समानता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी एक्ट पढ़ रहे थे, कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे हम लोग? तो हम लोग जो एक्ट पढ़ते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें कह रहा है, देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो हम लोग पढ़ रहे थे 2005 के संशोधन के साथ में जो हुआ है, तो 16 में कह रहा है कि जीवित नहीं होना चाहिए, 18 में कह रहा है कि जीवित होना चाहिए, और 20 में भी कह रहा है जीवित होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में संयुक्त परिवार की संपत्ति और बेटियों के पूर्ण समान, बेटियों के लिए पूर्ण और समान अधिकार के अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया। और इस फैसले से लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956, इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के बीच दत्तक ग्रहण के कानून और भरण पोषण के दायित्वों को संहिताबद्ध और संशोधित करना था। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के बीच दत्तक ग्रहण और कानून के भरण पोषण दायित्वों को संहिताबद्ध और संशोधित करना था। और यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान समुदायों पर लागू होता है। कहने में दत्तक मतलब समझ रहे हैं, गोद लेना। ठीक है, तो दत्तक ग्रहण यानी कि किसी को गोद लेते हैं। ठीक है, तो गोद लेने के कानून और भरण पोषण दायित्वों को संहिताबद्ध और संशोधित करना था। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है। कौन अधिनियम? दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 यह हिंदुओं के बीच दत्तक ग्रहण कानून और भरण पोषण के दायित्वों को संहिताबद्ध संशोधित करने का करता है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है, मुस्लिम पर लागू नहीं होता है। और आयु का अंतर यहाँ बता रहा है कि यदि गोद लिया हुआ जाने वाला पुत्र हो तो दत्तक माता पुत्र से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। यदि गोद ली जाने वाली पुत्री हो तो दत्तक पिता पुत्री से कम 21 वर्ष बड़ा हो। यानी कि आप पुत्र लेते हैं फिर भी 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए, पुत्री लेते हैं फिर भी 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। अगर पिता है फिर भी बड़ा होना चाहिए, माता है फिर भी बड़ा होना चाहिए। कि पुता हो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों के माता ले या पिता ले, दोनों का उम्र बच्चा से 21 वर्ष अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा अधिनियम कहता है? दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1956। मातृत्व लाभ अधिनियम 1956, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गर्भावस्था, ये क्या हो रहा है? गर्भ अवस्था, प्रसव और गर्भपात के दौरान महिला कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा करना और उन्हें वेतन सहित अवकाश और लाभ देना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखिए कह गया रहा है मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और गर्भपात के दौरान महिला कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान कर उन्हें वेतन सहित अवकाश और लाभ देना। कहने का मतलब यदि किसी स्त्री का मातृत्व चीज़ें जो है जैसे कि गर्भावस्था काल, गर्भपात, ये सब हो रहा है तो उसकी सुरक्षा देना और उसके रोजगार में वेतन सहित लाभ देना। यानी कि जितने दिन के लिए छुट्टी लेगी उसको बदले में उसका पैसा नहीं काटा जाएगा और उसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अधिनियम क्या कर रहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कह रहा है कि प्रसव, गर्भ अवस्था और प्रसव और गर्भपात तीनों के दौरान महिला कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान कर उन्हें वेतन सहित अवकाश और अन्य लाभ देना। और यह अधिनियम भारतीय कामकाजी महिलाओं के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि वे अपने पेशेवर जीवन को प्रभावित किए बिना मातृत्व का निर्वहन कर सके। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका पेशेवर जीवन है, मास्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, अपना कार्य करते हुए बिना मातृत्व निर्वाह के कर सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो
किसी स्त्री के प्रसव हो, गर्भावस्था काल हो या गर्भपात हो, इस स्थिति में उसको रोजगार से हटाया नहीं जा सकता है। उसका रोजगार की सुरक्षा किया जाएगा, उसको वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा और अन्य लाभ जो होगा उसको भी दिया जाएगा और इस तरह से वो अपने मातृत्व का निर्वहन कर सकती है। ठीक है, और हम लोग इतना पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। एक बार हम लोग फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव दौरान और गर्भपात के दौरान महिला कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करा, उन्हें वेतन सहित अवकाश और अन्य लाभ प्रदान करना होता है। यह अधिनियम कामकाजी भारतीय कामकाजी महिलाओं के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि वे अपने पेशेवर जीवन को प्रभावित किए बिना मातृत्व का निर्वाह कर सकें। हर हर महादेव। चलिए हम लोग अगला पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।